12 फरवरी 1981 ये वो तारीख थी जिसने बॉम्बे की तकदीर बदल दी। इससे पहले जो काम बॉम्बे में तंग गलियों के किसी अंधेरे में छुप छुपा कर होता था, अब वो दाऊद और पठान गैंग के वर्चस्व की लड़ाई की बदौलत दिन दहाड़े बीच सड़क पर सरेआम होने लगा। हर सुबह अखबार में किसी न किसी गैंग वॉर या बदले की लड़ाई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की खबर छपी होती थी, तो कभी कोर्ट रूम के अंदर ही पुलिस की मौजूदगी में ही किसी को गोली मार दी जाती थी। ये सच है, सबीर के मौत के बाद क्राइम गलियों से निकलकर सड़क पर होने लगा था। फरवरी की उस रात सिर्फ दाऊद के भाई सबीर की हत्या नहीं हुई, बल्कि मुसाफिर खाना पहुंच पठानों ने दाऊद को भी ललकारा था। जिस दिन मरूंगा, शादी पर मरूंगा, कल का लौंडा सारा इसको काटूंगा अभी यही बॉम्बे का नया बाप मन्या सुर्वे। फिल्मों में दाऊद को ललकारते हुए मन्या सुर्वे को दिखाया गया है, लेकिन हुसैन जैदी के जिन किताबों से ये फिल्म इंस्पायर्ड है, उस कहानी में दाऊद की रंजिश मन्या से नहीं बल्कि पठानों से थी। मन्या तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब फिल्म तो फिल्म है, फैक्ट और फिक्शन का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन जो आपको इंटरटेनमेंट दे, लेकिन असली कहानी तो यहाँ है। उस रात एक नहीं 2 शूट आउट हुए थे, एक प्रभा देवी पेट्रोल पंप पर और दूसरा दाऊद के घर पर। अब तक की कहानी में आप यही सुनते आ रहे होंगे कि पठानों ने सबीर को बेरहमी से मारा और दाऊद उसकी मौत पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। लेकिन इस बीच जो हुआ उसकी कहानी और भी हिला देने वाली थी। कहानी शूट आउट एट मुसाफिर खाना की, जहां सबीर को मारने के बाद पठान ब्रदर्स दाऊद को मारने के लिए पहुंचे थे। सबीर के शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और उसकी बीवी शहनाज 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात अलग है कि पहले दाऊद नहीं चाहता था कि सबीर उस लड़की से शादी करे, क्योंकि शहनाज सबीर के पत्नी से पहले किसी पठान की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन भाई की मोहब्बत के आगे दाऊद झुक गया और अब तो वो 2 महीने बाद चाचा भी बनने वाला था। उस रात सबीर शहनाज का रेगुलर चेकअप करवाकर देर रात घर लौटा। वो मुसाफिर खाना में अपनी बीवी को लेकर घुसा ही था कि तभी चित्रा का कॉल आ गया। डार्लिंग, सारा वक्त अपनी बीवी को ही दोगे क्या? आ जाओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भूला नहीं है मैं, आता है, थोड़ा इंतजार कर बस। सबीर अपनी बेगम से आंखें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि शहनाज समझ गई थी कि ये कॉल सबीर की रखेल का था। हालांकि फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लंबे अरसे से चली आ रही बहस के बाद अब उसके पति की बेवफाई उसके लिए रोज की बात थी। सबीर भी चित्रा के प्यार में पागल था, इसीलिए तो अपनी बीवी को इस हाल में अकेला छोड़कर कमाटीपुरा निकल गया, ये कहता हुआ कि वो सुबह तक लौट आएगा। सबीर और शहनाज दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आज की रात होने क्या वाला है, लेकिन जो हुआ उसने मुंबई की तकदीर बदल दी। दुल्हन सी सजी एक एम्बेसडर गाड़ी कमाटीपुरा से निकलते ही सबीर के पीछे लग गई। सफ़ेद कार के अंदर बैठा सबीर अपने मासूका को छेड़ते हुए वो गाड़ी भी दिखाता है कि चलना शादी मनाते हैं। अब उन्हें कहाँ पता था कि दुल्हन सी सजी गाड़ी में उनके पीछे मौत आ रही है। सबीर चित्रा के साथ अटखेलियां करते हुए गाड़ी चला रहा था, तभी उसकी नज़र फ्यूल के मीटर पर गई। गाड़ी में तेल खत्म होने ही वाला था, इसीलिए सबीर ने गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया। पर इससे पहले कि सबीर की गाड़ी रुकती, पीछे से आ रही कार ने ओवरटेक करते हुए सबीर का रास्ता रोक लिया। सबीर ने जिस गाड़ी को नए जोड़े की गाड़ी समझा था, उसके अंदर से हथियारबंद पठान और मनोहर सुर्वे उर्फ मान्या निकला, जिसने बिना मौका दिए दाऊद के बड़े भाई सबीर इब्राहिम कासकर को मौत के घाट उतार दिया। सबीर की मौत उसके लापरवाही के वजह से हुई, क्योंकि वो अकेला था। अगर दाऊद उसके साथ होता तो पठान ऐसी हिम्मत कभी नहीं करते। और तो और जिस वक्त सबीर को मारा गया, दाऊद को इस बात का इल्म भी नहीं था। वो बेफिक्र होकर मुसाफिर खाना में ही अपने रोज के काम में लगा था। उस रात दाऊद इब्राहिम पाक मोड़िया स्ट्रीट पर मुसाफिर खाने के बाहर खड़ा था। वैसे तो मुसाफिर खाना राहगीरों का बसेरा था। सबीर और दाऊद ने समय के साथ उस 2 मंजिला इमारत को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। कासकर भाइयों के इस कब्जे के बाद
आलम यह था कि ज्यादातर किराएदारों ने डर कर मुसाफिर खाने से अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर कहीं और चले गए थे, और जो बचे वो कहीं न कहीं दाऊद के रिश्तेदार ही लगते थे। यानी अब मुसाफिर खाना पर सिर्फ और सिर्फ दाऊद का कब्जा था, जहां अब उसके गिरोह का कामकाज चलता था। मुसाफिर खाने के ग्राउंड फ्लोर पर दाऊद का ऑफिस, लिविंग रूम, तस्करी के सोने और चांदी की ईंटों से भरे गोदाम थे। इन सभी चीजों की रखवाली करने के लिए वहां दाऊद के लोग थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुसाफिर खाना में एक टॉर्चर रूम भी बनाया था। हालांकि दाऊद की शख्सियत ऐसी थी कि उसे टॉर्चर रूम की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सबीर की हैवानियत के कई सबूत उस कमरे की रंगीन दीवारें देती थी। सबीर जो इस वक्त खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसे भी नहीं पता था कि उसके जैसे खूंखार आदमी की ये हालत होगी। वही पठान आज खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को मार गिराया था, जिसने मुंबई में उनके दशकों से चली आ रही रसूख पर हाथ डाला था। अब वो बस दाऊद को किसी तरीके से खत्म करना चाहते थे। मैंने हुसैन जैदी की किताब भी पढ़ी और कई पुराने पत्रकारों को भी सुना। दाऊद के भाई को मारने की पूरी प्लानिंग मन्या सुर्वे ने की थी, और ये प्लानिंग उसने एक नोवेल के प्लॉट से उठाया था जो जेम्स हेडली चेस ने लिखी थी। हालांकि इस बात पर काफ़ी विवाद भी है कि मन्या सुर्वे मर्डर में शामिल था या नहीं, लेकिन जो कहानी सबसे ज़्यादा चलती है उसके मुताबिक सबीर को मारने के बाद पठान गैंग जोश से भर गए थे, इतने कि अब उनका अगला निशाना खुद दाऊद इब्राहिम था। इसलिए प्रभा देवी पेट्रोल पंप से वो अपने पूरे फौज के साथ सीधे मुसाफिर खाना की ओर निकल जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। दाऊद अभी मुसाफिर खाने के आसपास ही टहल रहा था और वहां मौजूद अपने गुर्गों से बात कर रहा था। इसी वक्त बोहरी मोहल्ले की ओर से बहुत ही तेज रफ्तार में एक सफेद रंग की फूलों से सजी एम्बेसडर कार दौड़ती हुई आ रही थी। अब दाऊद के इलाके में कोई अपनी कार इतने बेहुदे तरीके से नहीं चला सकता था, इसलिए वहां मौजूद सभी लोगों को शक हुआ कि आखिर एक शादी वाली कार ऐसे क्यों चल रही है। अब दाऊद को ये तो नहीं पता था कि ये वही कार है जिसके अंदर बैठे पठान ने उसके भाई को खत्म कर दिया है, लेकिन वो फिर भी चौकन्ना हो गया क्योंकि कुछ समय पहले ही पुलिस स्टेशन के बाहर भी उस पर गोली चली थी। इसी बीच तेज आती कार दाऊद से कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गई और 2 पठान उसमें से बंदूक लेकर बाहर कूदे। उनके बाहर निकलते ही दाऊद तेजी से भागा और मुसाफिर खाने के लोहे के गेट को बंद कर दिया और चीखते हुए बोला, खालिद भाई, किसी ने हमला किया है। पठान दाऊद को चौंकाने में कामयाब हो गए। उसके सामने दाऊद इस वक्त निहत्था था, जिसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके मुसाफिर खाना तक कोई पहुंच जाएगा। पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि दाऊद के साथ खालिद भी वही मौजूद है, जिसने पहले भी बिना अपने जान की परवाह किए दाऊद को मारने का पठानी प्लान फेल कर दिया था। ऐसे में खालिद ने जब सुना कि कोई हमला करने आया है, वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर घर की खिड़की के बाहर निकला और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। खालिद उन्हें देखते ही पहचान गए कि हमलावर पठान है, अमीरजादा, आलमजेब और उनके साथी, जिन्होंने गाड़ी से उतरते ही मुसाफिर खाने की दीवारों और खिड़कियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दाऊद की तरह अभी तक खालिद को भी नहीं पता था कि ये सबीर को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ मुसाफिर खाना पर शूट आउट कर रहे हैं। फिर भी वो खिड़की से ही हमले के लिए तैयार था। अब खालिद ने भी गालियों की बौछार करते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। शूट आउट एट मुसाफिर खाना फिल्म से बहुत ही अलग था। फिल्म की तरह खालिद ने दाऊद को रोका नहीं था, बल्कि उस रात खालिद के साथ मिलकर दाऊद ने भी पठानों पर गोलियां बरसाई थी और अमीरजादा तो जख्मी होकर जमीन पर भी गिर गया। यहाँ तक कि जब पठानों की गोलियां खत्म हो गई तो आलमजेब समेत बाकी पठान बंधुओं ने अमीरजादा को वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गए। अमीरजादा इस हालत में भी नहीं था कि उठकर गाड़ी में बैठे, और ना ही उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ गए थे दाऊद और खालिद ये जान चुके थे कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और अगर उन्होंने थोड़ी भी देर की तो उनके हाथों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इसलिए वो वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। जैसे ही वो चले गए, दाऊद और खालिद सड़क पर उतरे और अमीरजादा को खून से लथपथ देखा, लेकिन जान उसमें अभी बाकी थी।
खालिद तो चाहता था कि उसे मौत के घाट उतार दे, लेकिन दाऊद ने उसे रोक लिया। भाई अगर ये यहाँ मर गया तो हम पर 302 लग जाएगा और हम फिर से वांटेड हो जाएंगे। तो अब क्या हम इन पठानों का मरहम पट्टी करते फिरे दाऊद? करना पड़ेगा खालिद भाई, करना पड़ेगा। दाऊद ने अपने कुछ लड़कों को इशारा किया और उन्होंने घायल अमीरजादा को एक टैक्सी में डाल दिया और इलाज के लिए उसे जे हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में छोड़ दिया, जो मुसाफिर खाना से बामुश्किल 500 मीटर दूर था। इतने बड़े शूट आउट को अंजाम देने के बाद भी दाऊद पुलिस के लफड़े से बच गया। इस वजह से वो खुद को सातिर समझ रहा था। उसे तो इस बात की भी खुशी थी कि वो पठान के अचानक हुए हमले को भी झेल गया। ना सिर्फ झेला बल्कि उसने जीत हासिल की, पठानों के खिलाफ दाऊद की जीत। लेकिन दाऊद को अब तक ये कहाँ पता था कि ये पठान दाऊद के सबसे अहम मेंबर को मारकर उसके पास आए थे, उसके भाई सबीर को। अगर उसे ये बात पता होती तो मुसाफिर खाना के शूट आउट की तस्वीर ही आज दूसरी होती। ना वहां से एक भी पठान वापस जाते और ना ही अमीरजादा अस्पताल। अगर ऐसा होता तो शूट आउट एट वाडला नहीं, फिल्म भी मुसाफिर खाना पर ही बनता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त दाऊद ने अमीरजादा को जे हॉस्पिटल पहुंचाया, ठीक उसी वक्त सबीर की भी गोलियों से भुनी हुई लाश जे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दाऊद के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसके भाई की लाश थी। दाऊद की जिंदगी में सबीर का वो दर्जा था जैसे कि पिता की होती है कि बेटा चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, कमान हमेशा बाप के ही हाथ में होती है। ठीक इसी तरह गैंग चाहे दाऊद ही चलाता हो, लेकिन उसने हमेशा अपने बड़े भाई को यही फील करवाया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, यानी सबीर के कंट्रोल में है। ऐसे में सबीर की मौत दाऊद के ऊपर टूटते पहाड़ जैसा था। फिर उस दिन अस्पताल में लोगों ने वो नज़ारा देखा जो दाऊद के शख्सियत के साथ कभी भी मेल नहीं खाती है। पर गैंग वालों ने उस दिन अपने बॉस, अपने भाई दाऊद को फूट फूट कर रोते हुए देखा अपने बड़े भाई की लाश पर। सबीर की मौत की अगली सुबह पूरे बंबई में एक अजीब सी शांति थी। उस पोहरी मोहल्ला में भी जहां शिवसेना का महाराष्ट्र बंद भी फेल हो जाता था। आज वहां भी कॉफर्ड मार्केट से लेकर बायकुला तक मुस्लिम बस्ती के व्यापारिक इलाकों की हर दुकान बंद थी। बस गली के कोनों में दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे सबीर का इंतकाल हो गया। अरे हाँ, सबीर का इंतकाल हो गया। अरे किसने मारा उसे? पता नहीं किसने मारा। लोगों की इसी गहमा गहमी के बीच सबीर का जनाजा उठा और मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां उसे दफनाया गया। क्रिमिनल दाऊद की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो कभी भी अपने दुश्मनों को भूलता नहीं था। वो उन्हें कब्र से बाहर निकाल कर भी अपना बदला पूरा करता था, और ये सब कुछ उसने अपने भाई सबीर से ही सीखा था। अभी पिछले ही दिनों आपने कहानी सुनी होगी कि अपने पत्रकार दोस्त के मौत का बदला लेने के लिए दाऊद, सबीर और खालिद हैवान बन गए थे। डोंगरी में बीच बाजार उन्होंने अयूब लाला को मार दिया और सईद बाटला की उंगलियां काट दी। तो इस बार तो दाऊद का भाई का कत्ल हुआ था। तो जरा सोचिए दाऊद ने क्या किया होगा। हालांकि वो कहानियां मैं बता चुका हूं किसी न किसी कहानी में किसी न किसी तरीके से, लेकिन अगर आप इसी अंदाज में कहानी सुनना चाहते हैं जैसा कि आज के एपिसोड में हमने सुनाया, तो आप वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप और भी कैसी कहानी सुनना चाहते हैं इस तरह से, वो भी ज़रूर लिखें। अगर आप हमारी कहानियों को रोज़ देखते हैं तो आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपसे अगले वीडियो में बातचीत कर पाए। माँ के आज के इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आज की इस कहानी में जो आपने फीमेल वॉइस ओवर सुना वो सुहानी चिकारा का है। उनका अपना चैनल है फिल्मी जाट गर्ल। तो अगर आप फिल्मी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और फिल्मी सितारों के गॉसिप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप तुरंत फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ मैं पंचम प्रकाश अपनी क्राइम की कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।